और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए नेता भाजपा, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं और अभय नारायण राय हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर देवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता बहुत सी बातें कहते नजर आए, पर कैपिटा इनकम से जब अमेरिका से उनके हमने कंपेयर की बात की है तो उन्होंने साफ कह दिया है कि कितना बदलाव, कितना फर्क अमेरिका और भारत में है। जरा आप इसे समझाएं। देखिए, बहुत ही अच्छे विषय पे हमारी डिबेट हुई है और मुझे लगता है कि एक चीज को समझना पड़ेगा, जितने भी विकसित देश हैं वो नहीं चाहते कि विकासशील देश बढ़े, है ना? क्योंकि विकसित देश की इकोनॉमी विकासशील देश पर डिपेंड होती है। जो उनके उद्योग होते हैं, जो उनका प्रोडक्ट होता है, वो वहां जाके सेल करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। एक अब हमारे साथ रुपए की समस्या आ रही है, उसके हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं हूँ देश के गवर्नमेंट के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मोदी सरकार के। वो कहते थे कि डॉलर अभी और मजबूत होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? ये जवाब मुझे ठीक नहीं लगा। अगर देश के अर्थशास्त्री, तो उनको कुछ पॉलिसी करनी पड़ेगी। मैं विवेक जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैंने भी सरकार को और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी सुझाव दिया था कि हमको डॉलर पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। ठीक है, हम किसी भी देश के साथ ट्रेड करें, या तो हम गुड एंड सर्विस में ट्रेड करें, तो या तो हम अपने रुपए और उनके रुपए में ट्रेड करें। मान लीजिए कि हमने 80 रुपए का किसी को सामान दिया और उसने हमको 100 को दिया, तो 20 रुपए का डिफरेंस है, तो उसको हम फ्यूचर में गुड और सर्विस से चेंज कर सकते हैं। डॉलर पे हम जितनी निर्भरता कम करेंगे उतना अच्छा होगा। अब डॉलर में कैसे निर्भरता हो रही है? लेकिन डॉक्टर देवेंद्र, जिस तरीके से फॉरेक्स ट्रेड हो, फॉरेक्स मार्केट हो, उसकी बढ़त बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ये भारत पर कितना हावी हो सकता है? क्योंकि आज के युवा बहुत ज्यादा फॉरेक्स ट्रेड करते नजर आते हैं, तो इससे कितना फर्क भारत को पड़ेगा, इसकी करेंसी को पड़ेगा? अब मैं आपको बताता हूं, जो हमारे ये रुपए और डॉलर की समस्या आ रही है, उसमें एक एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अमेरिका हो या अन्य देश में हो, हमारे देश के बहुत लाखों की तादाद में युवा जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। सही बात। युवा एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, युवा टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, युवा और हमारी फैमिली हेल्थ के लिए जा रहे हैं। तो अगर इन सेक्टर को हमने भारत के अंदर खोला, अगर हमने भारत में अच्छे इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया, जैसे भी हमारे यूरोप के देशों से बात भी हुई कि वो भी आके यहाँ पे इंस्टीट्यूट लगाएंगे, तो इस तरह हम कुछ ये डॉलर की समस्या से समाधान पा सकते हैं, है ना? और होगा। देखिए, पहले भी गुड एंड सर्विस का ट्रेड होता था, है ना? तो आज हमको ये करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जो आई है, भारत में टॉप 10% लोगों के पास 65% हमारी संपत्ति है। बिल्कुल। और ये आज की नहीं है, पिछले 30-40 वर्षों से ये डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर हम देखें, निचले स्तर पे 50% के पास केवल 6.4% संपत्ति है। लेकिन अगर हम पिछले 10 वर्षों में देखें, तो सरकार ने रूरल डेवलपमेंट की तरफ बहुत अच्छा काम किया है। उसमें 2 स्कीम की बहुत बड़ी योगदान है। एक तो मनरेगा है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है। ST/SC संख्या हो, ट्राइबल संख्या हो, तो उनको अच्छा आर्थिक लाभ मिला है। उनको उन्हीं के स्थान पे काम मिला है। एग्रीकल्चर, तालाब का निर्माण, रोड का निर्माण, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मनरेगा ने बनाया। एक दूसरा, प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास ने भी बहुत अच्छा काम किया है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिया है, इंडस्ट्रीज को बूस्टअप किया है। ठीक है, सीमेंट का उद्योग, आयरन उद्योग, तो ग्रामीण क्षेत्रों को काम मिला है। तो मुझे लगता है अगर ऐसी स्कीम्स आती है तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आएगा। लेकिन कृषि आधारित उद्योग की कहीं ना कहीं इस देश में कमी है। कृषि का जो उत्पादन होता है उसको निर्यात करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस पर और भी राय आपकी लेंगे हम डॉक्टर देवेंद्र। मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से अगर हम देखें, बजट को लेकर के विपक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये बात मानने से इनकार तो नहीं किया जाता। जब रोजगार स्टेबिलिटी की बात जाती है तो वित्त मंत्री कहते हैं कि हम सस्टेन स्थिति में हैं, हम 4 पॉइंट्स की दर पर लगातार बने हुए हैं। IMF की रिपोर्ट ये कह रही है। देखिए, वित्त मंत्री जी क्या बोलती हैं, उनका वास्तविकता से कितना वास्तविक मायने रखता है, ये आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से IMF है, NSO है, डेलोइट है, ये सब जो महंगाई दर दे रही है, ये जो देश को बता रहे हैं, ये महज एक आंकड़ा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि रुपए
तो आंकड़ों से ही तो सत्यता साबित होगी, आंकड़ों से ही तो पता नहीं, चलेगा। जो काम हो रहा है देश में वही आंकड़े कहेंगे ना, तो आंकड़े अलग हो जाएंगे क्या? नहीं, आंकड़े, मैं जो आंकड़े है वो मैं देश के एक नजर, आपका जो नजर है वास्तविकता पर लाना चाहता हूं। डॉलर और पेट्रोल पे, रुपया और पेट्रोल पे कब कौन शतक छू देगा इसका कोई पता नहीं है। आप दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि हम ट्रेड कर रहे हैं, देश की करेंसी में, रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये कितना वास्तविक है, कितना प्रैक्टिकल है? आप चाइनीज आइटमों का देश को, लोगों को बोलते हैं, बरगलाते हैं कि चाइनीज आइटम का बैन करिए, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है ऑफ चाइना को के साथ डिनर करते हैं। अरे मनीष जी, कैसी बात, तो ये क्या विषय हुआ मनीष जी? हमारी कोई लड़ाई, हमारी कोई बहुत सामने की दुश्मनी है चाइना से? देश का स्वदेश नहीं, आप समझिए, इसे तो रणनीति कहते हैं ना, इसी को तो रणनीति कहते हैं मनीष जी। कैसी बात है? नहीं, लेकिन कहाँ दिख रहा है, कहाँ सच होते दिख रहा है? या तो आप चाइनीज चीजों को बैन करिए और स्वदेशी चीजों को उत्पाद बढ़ाइए, तब देश के लोगों को रोजगार बढ़ेगा। लोकल फॉर वोकल, उसके बाद हर राज्य की तरफ से जिस तरीके से स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अभी मेला हमने देखा, हर जगह लोकल और वोकल का बहुत बड़े बड़े बैनर्स पे, आप होर्डिंग्स पे प्रचार प्रसार देखेंगे, लेकिन प्रचार प्रसार तक ही सीमित है। आप कहाँ लगा पा रहे हैं? आप साइड ग्राउंड जीरो से वाकिफ नहीं है मनीष जी। खैर, चलिए विवेक जी जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है विवेक जी। सीमा जी, ये निराश हताश लोग है, इनको जनता ने भी निराश किया, इनकी हताशा समझी जा सकती। इन्हें देश की जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं। मैंने पहले ही कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। नहीं विवेक जी, क्यों चीन जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चीन नहीं जाना चाहिए आपको, विदेशी रणनीति छोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, इस तरह की बात करेंगे नेशनल चैनल पे, तमाम देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं। अब उन रिलेशनों को अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो भी समस्या है। आज हम जिस विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं, आज पूरा विश्व एक परिवार जैसा है। हमको सबसे रिलेशन रखने पड़ते हैं। हमको तो अंदर खाने डायलॉग अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे लोगों से रखना पड़ता है। आपने देखा, सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से किया कि नहीं किया? ठीक। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सीमा जी, हमने कौन समझाए इन सब बातों को? इन्हें विदेश नीति समझ में भी आती है। ठीक, अर्थनीति चर्चा कर रहे हैं। आप विदेश नीति समझा दो ना, विदेश नीति समझा दो। आज बजट पे चर्चा हो रही है। ये डिनर डिप्लोमेसी और बिरयानी डिप्लोमेसी क्या फॉरेन विदेश नीति पे? चलिए ठीक है, बजट पर इस चर्चा को एक बार फिर से हम बजट पर केंद्रित करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इनसे ये बता दीजिए, जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं देश के, जैसे वीवी राम जी है, मनरेगा को खत्म करके वीवी राम जी आप ला रहे हैं, 60% और 40% जो आपने बंटवारा किया है, क्या ये जायज है? इससे कितना लोगों को रोजगार की हानि होगी, वो एक बार वो ठीक है, बजट पर केंद्रित करते हैं इस चर्चा को। जरा हम बाकी विषयों पर बाद में जाएंगे। डॉक्टर देवेंद्र, जब यहाँ पर भारत और ईयू के बीच ये डील हो रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स की हम बात कर रहे हैं, इस बजट पर कितना उसका असर नजर आएगा? और इसके बाद हम टैक्स स्लैब भी समझेंगे आपसे। देखिए, निश्चित रूप से अब सरकार को नया मार्केट खोजने की आवश्यकता है और सरकार मार्केट को खोज रही है। अगर किसी देश से विवाद होता है तो वो दूसरे देश में अपना ट्रेड कर रही है। बहुत अच्छी उपलब्धि सरकार की है। देखिए, भारत के संदर्भ में एक चीज आपको समझना पड़ेगा, कोई भी देश आज भारत से दुश्मनी नहीं ले सकता है। उसका कारण भारत की बड़ी जनसंख्या है, भारत की आबादी बड़ी है, युवा आबादी बड़ी है और भारत का बड़ा मार्केट है ना। तो सभी देश भारत के मार्केट में आकर व्यापार करना चाहते हैं और अपनी चीजों को बेचना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका से आप कितनी भी बात कर लें, लेकिन अमेरिका हमारा इकोनॉमिक फ्रेंड है ना। आज भी अमेरिका से भारत की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव है, हमारा ट्रेड पॉजिटिव है। हमको अमेरिका मदद भी करता है, पॉलिटिकली भी मदद करता है। अगर भारत के विरोध में जितने भी देश हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा भी रहता है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज की अगर हालत आज पतली की तो अमेरिका ने की। एक दूसरा, हम अभी जो बात कर रहे थे चाइना के विषय में बात करते हैं। निश्चित रूप से देखिए, हम एशिया में थोड़ा कमजोर हुए हैं। यहाँ पर चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है
उसने बांग्लादेश को भारत के विरोध में खड़ा किया, पाकिस्तान को किया, श्रीलंका को किया और आसपास के देशों को किया। मैं अभी नेपाल गया था, देखिए नेपाल में वो नहीं कर पाया हमको। हम भारत वहां पे आज भी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, भारत का खाद्यान्न वहां पे जा रहा है। मैंने देखा टाटा की गाड़ी, महिंद्रा की गाड़ी सब वहां पे है और उसका बड़ा कारण है कि वो जो सीमा है, जो हिमालय पर्वत है, उसके कारण उसको बड़ा नुकसान होता है। हाँ। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर कहीं हमको समस्या आती है, अमेरिका के साथ समस्या आती है, तो दूसरे देश हमारे साथ व्यापार करने को तैयार है, वो एक्सचेंज करने को तैयार है। बहुत अच्छी उपलब्धि है। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, देखिए सरकार एक चीज की समस्या ये है, एक तरफ सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करती है, दूसरी बात सरकार स्वदेशी मूवमेंट की बात करती है। 1990-92 में दत्तोपंजी ठेंगड़ी जी थे, उन्होंने ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का विरोध किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उससे देश को नुकसान होना था। आज स्थिति देखिए, अमेरिका भी नेशन फर्स्ट की बात करता है, भारत भी नेशन फर्स्ट की बात करता है। मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ, एक तरफ आप चाइना से व्यापार करते हैं, उससे हम हमारा बजटी घाटा बहुत ज्यादा है। अभी आप देखिए, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर में चाइना के माझा बिक रहा है, चाइना के लहसुन आ गया, चाइना के जैकेट आ गए। ये कैसे हो रहा है ना? ये कैसे अंदर आ रहा है? अब इससे क्या लॉस होता है? अगर हम इस देश के अंदर स्वदेशी इंडस्ट्रीज, खुदरा व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चाइना जो है भारत के अंदर बिना टैक्स के वो अपने इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को लाता है और हमारे मार्केट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा पटाखा व्यापार को हमने मोदी सरकार ने फिर से बूस्ट किया, नहीं तो खत्म हो रहा था। खिलौना उद्योग खत्म हो रहा था, वुडन उद्योग खत्म हो रहा था, है ना? इस पर खासा फोकस जरूरत है। आपके पास आएंगे देवेंद्र जी और हम सिल्वर गोल्ड मार्केट को समझेंगे, लेकिन एक बार फिर से विवेक जी, जिस तरीके से चाइना को लेकर जिक्र करते मनीष जी ने जिक्र किया, उसके बाद डॉक्टर देवेंद्र बताते नजर आए, एक्सप्लेन करते नजर आए कि आखिरकार जो स्थिति इस वक्त देश में चाइना के सामानों को लेकर के, इस पर प्रतिबंध जरूरी है क्योंकि इससे हमारे बजट पर खासा असर जरूर पड़ेगा। सीधा पैसा चाइना को मिलेगा लेकिन नुकसान हमें होगा, तो इस पर रोक को लेकर क्या तैयारी? देखिए सीमा जी, इन विषयों की हमारे देवेंद्र जी चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना, अभी उन्होंने पटाखे का नाम लिया, हमने पटाखे में अपने लोगों को सपोर्ट किया। जब तक हमारे लोगों का उत्पादन अच्छा नहीं होगा और लोगों तक, लेकिन पटाखों का उत्पादन करना ही क्यों है विवेक जी, क्यों? देखिए ये विषय अलग है। उद्योग है पटाखा, हाँ। लोगों को उससे रोजगार मिलता है, हाँ। आप उस पे अगर चलाने या न चलाने पे चर्चा करनी चाहिए, उसकी अलग विषय है, हाँ। वो अलग चर्चा का विषय। लेकिन जब हमारे उत्पाद लोगों तक पहुंचेंगे और क्वालिटी से पहुंचेंगे तो लोग चाइनीज सामान नहीं लेंगे। सबको मालूम है चाइनीज चीजें क्वालिटी में फेल हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी बहुत से इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइनीज सामानों से पटा हुआ मार्केट, तो उसमें भी अगर हमारे उत्पाद वहाँ क्वालिटी से उपलब्ध होंगे लोगों को, तो लोग उनका चॉइस नहीं करेंगे। तो हम अपने एमएसएमई सेक्टर को, अपने उद्योग को मदद करके उस स्तर तक ला रहे हैं। अभी देवेंद्र जी ने बताया, उन्होंने पटाखा उद्योग का नाम लिया और कुछ उद्योगों के नाम लिए जिसमें सरकार ने सपोर्ट करके इस स्थिति में लाया कि वो चाइनीज मार्केट से आने वाले माल को टक्कर दे सके। हमें हर सेक्टर में इस तरीके से उनको टक्कर देके अपने लोगों को अपना सामान प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना होगा, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब है जी, जब बात बजट की हो रही है तो आपकी सरकार ने भी बजट काफी पेश किया और इस सब बार 9वीं बार जब बजट पेश हो रहा है, इस बार बजट में बहुत कुछ खास होने की उम्मीद जताई जा रही है, किसानों को लेकर के, रोजगार को लेकर के। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि कौन से बड़े बदलाव उन्हें इस बार अपने बजट में करना चाहिए? देखिए, हम लोग बजट के पूर्व चर्चा कर रहे हैं और बजट आने वाला है। बजट में क्या आएगा, क्या अच्छा और क्या बुरा, इसका निर्णय तो बजट आने के बाद हम सब करेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं, जिला वित्त मंत्री हैं, 9वीं बार रिकॉर्ड बना रही हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ अच्छी योजना है, महिलाओं के लिए कोई ऐसी घोषणा हो, चाहे नौकरी पेशा महिलाएं हो, चाहे उद्यमी महिलाएं हो, चाहे रोजमर्रा जीवन में स्वयं सहायता समूह, जिनको आजकल लखपति दीदी बनाने का ट्रेंड मोदी जी ने चला रखा है, उनके लिए कोई अच्छी घोषणा हो। और मैंने कहा ना कि एक आम आदमी बजट में सिर्फ ये खोजता है कि महंगाई पे कितनी कंट्रोल है सरकार का। आज सोना जितना महंगा हो गया, चांदी जितनी महंगी हो गई,
एक छोटी छोटी चीजें जो अपने बच्चों के लिए या शादी ब्याह में या गिफ्ट के लिए लोग बनाते थे, सोना देने का चलन था। रिवाजों का देश है, त्योहारों का देश है भारत, और कस्बों का देश है भारत। यहाँ रिवाज और प्रथा के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से काम होता है। आज वो छोटी छोटी चीजें भी सोना का अपने बिल्कुल, वो तो वर्ल्ड वाइड मार्केट पर भी डिपेंड करता है अभय जी, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अन्य देश हमसे ज्यादा, अन्य देश के पास हमसे ज्यादा सोना और चांदी है, इस वजह से बहुत डिपेंड करता है मार्केट किस प्रकार से चल रही है। सीमा जी अब वही आ रहे हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं कि वर्ल्ड व्यापार में दखल रखता है भारत, भारत के हिसाब से वर्ल्ड में व्यापार होते हैं, तो भारत का दखल खत्म हो चुका है। आप दूसरे देशों पे आश्रित हो चुके हैं। चाइना ने आपके मार्केट पे कब्जा कर रखा है। दोनों तरीके से चाइना की वस्तुएं आपको चली है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक, चलिए मनीष जी जल्दी अपनी बात रखें। मैं इस बजट से एक बहुत ही आशा लगा के रख रहा हूं कि देश में हम भी उन राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां पे अपोजिशन पार्टीज की सरकार है, उन राज्यों का काफी पैसा बकाया केंद्र पर है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि केंद्र जो है इस पर भी हरी झंडी दिखा देगी बजट में, और जल्द ही ऐसा जो दोहरा रवैया है इसमें नहीं अपनाएंगे, ताकि उन राज्यों का विकास भी है तेज गति से चल सके, ताकि जो पैसा है उनको जल्द से विवेक जी इस बजट में जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनके बजट पर भी आप लोग ध्यान देंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो वो अपने भाजपा राज्यों पर ध्यान देंगे। पूरे देश की विपक्षी तो आवाज लगा नहीं, हिमाचल प्रदेश भी काफी नहीं विवेक जी, हिमाचल प्रदेश भी काफी ज्यादा परेशानियां साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बजट को लेकर काफी इशू रहता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग करेगी, सरकार पैसा देने के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करती है। पैसा देने का मतलब ये नहीं होता कि आप ले गए पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और उससे आप दूसरे काम कर रहे हैं, ये नहीं होता। अरे आप 9,000 करोड़ रुपए पंजाब सरकार का बकाया है, 20,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है, क्यों नहीं दे रहे भाई? बकाया नहीं, तो जिस बजट में आपको धन दिया गया आप उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार मनीष जी धैर्य रखिए, काफी कुछ बदलाव जो है, बदलाव की बात कही गई है, जरूर आपकी समस्याओं का भी समाधान जरूर होगा। ठीक है देवेंद्र, नहीं आज अभी जरा हम बजट समझते हैं। देवेंद्र जी, जब बात यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे में कहा जाता है कि सोना चांदी मार्केट पर खासा फोकस रहा है, उस पर एक चर्चा भी हुई है, गोल्ड और सिल्वर का जिक्र अभी अभय जी भी करते नजर आए। गोल्ड सिल्वर के फ्लक्चुएशन को लेकर के कितना फर्क बजट पर और इस देश पर? देखिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लग्जरी आइटम है और इसमें इंटरनेशनल मार्केट की, ब्लैक मार्केट की बड़ी भूमिका है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से और ब्लैक मार्केट की दृष्टि से उपयोग हो रहा है। देखिए, भारत में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा जरिया था रियल एस्टेट। लोग जमीन खरीदते थे, मकान खरीदते थे, है ना। तो आज वहाँ 80% जीएसटी होने के कारण, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ने के कारण, टैक्सेशन, नगर पालिका निगम टैक्सेशन होने के कारण और जो आधार सिस्टम होने के कारण अब अपना ब्लैक मनी लोग इस रियल एस्टेट में नहीं लगा रहे। अच्छा। दूसरा होती थी बैंकों की एफडी होती थी, तो बैंकों की एफडी का भी ब्याज ज्यादा नहीं है। शेयर मार्केट की पोजीशन आपने देखी है कि अगर ट्रम्प कोई स्टेटमेंट देते हैं तो शेयर मार्केट गिर जाता है। या हमारा ये विषय बहुत चिंता का है कि ट्रम्प के स्टेटमेंट पर पूरा भारत का शेयर मार्केट डिपेंड कर रहा है, ये जरूर चिंता का विषय यहाँ पर। और इसके साथ एक बार और आपका ध्यान एआई की तरफ में ले जाना चाहूंगी। एआई को लेकर के एक अलग चैप्टर साझा किया गया है, एआई पर खासा फोकस किया जा रहा है, नोएडा में एआई सिटी बनाने की बात कही जा रही है। तो एआई को लेकर जो बजट की बात हो रही है, इसमें युवाओं को क्या अपना भविष्य किस प्रकार से देखना चाहिए? देखिए, भारत कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे हो रहा है और चाइना जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में आगे हो रहा है। चाइना के हर तीसरे चौथे घर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जिसके कारण हमको समस्या आ रही है ना। तो इसलिए सरकार ये जानती है कि अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो भविष्य में हमको चुनौती आएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन, टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, फ्यूचर बेस्ड एजुकेशन, बिजनेस बेस्ड एजुकेशन हमको आवश्यकता है। तो इस देश का युवा आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा।
ठीक है। 2047 जो विकसित भारत की बात है वो युवाओं के दम पर है। बिल्कुल, उस समय और हमारी सब कुछ बड़ी युवाओं पर ही, और युवाओं को काफी उम्मीद भी इस बजट से। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, बजट चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट 2026 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हम सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह है उम्मीदें। आम जनता को, हमको, सबको इस बजट से बहुत उम्मीद है। और आज 11 बजे देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार अपना बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में क्या कुछ खास रहता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ